गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कक्षा 10 का गणित विषय का सेकंड चैप्टर का बहुपद ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो जो हम इसके पहले अपलोड कर चुके हैं, इसमें हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम बहुपद में उस फर्स्ट पार्ट में आपको हम थोड़ा सा रिकेप करा दे रहे हैं, यानी दोबारा बता दे रहे हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। चर के बारे में पढ़ा है पहले वाले में, अचर, इन सब अचर क्या होता है, चर क्या होता है, और बीजीय व्यंजक, इन सब के यानी चर को हम बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल्स, इसको कांस्टेंट और इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हम पढ़े थे बहुपद, और उसके बाद पढ़े थे बहुपद के पद और बहुपद के गुणांक। तो उसके बाद पढ़े थे हम लोग बहुपद के घात, और उसके बाद हमको बहुपद का मानक रूप पढ़ना था, उसमें थोड़ा छूट गया था। उसके बाद इसको देखेंगे बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो देखेंगे बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि बहुपद की घात कैसे देखा जाता है या निकाला जाता है। तो हम पहले उसको उसी बहुपद के घात के आधार पर ही इसको बहुपद का मानक रूप में लिखते हैं। जैसे लिखा जाए कि 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसमें बहुपद की घात कितनी है? इसमें इस चर की सबसे अधिकतम दो है, इसलिए इस बहुपद में इस चर की बहुपद की घात 2 होगी। उसी तरह से 5x⁵ प्लस 3x⁴ प्लस x² प्लस 7x प्लस 2, इसमें पूछा जाए कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो इसमें सबसे अधिकतम घात चर की 5 है, तो इसलिए इस बहुपद की घात 5 होगी। उसी तरह से हमको बताना है कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो देखेंगे हम कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। जैसे आपको हम एग्जाम्पल के सहायता से बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में है 7x⁵ माइनस 5x² प्लस 4x⁵ प्लस 7x⁴ प्लस 1। दूसरा है 6x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। तो हम इस दो एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो हम इससे पहले बताए थे आपको कि बहुपद के घात क्या होता है। तो देखेंगे कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो हम इस बहुपद को देखेंगे, और इस बहुपद में हमको घात निकालने से पहले उसको मानक रूप में बदला जाता है। तो ये मानक रूप क्या होता है? तो किसी भी बहुपद को उसमें जो चर होंगे उस चर के घात को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की क्रिया को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए कि इसमें यह बहुपद होगा, इसमें जो भी चर होगा x y z कुछ भी हो, उस बहुपद की घात के आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे इसको अगर हम मानक रूप में लिख रहे हैं आरोही क्रम में, आरोही क्रम, इसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, और इसको मानक रूप में बदल रहे हैं। तो हम आरोही क्रम में बदल रहे हैं। तो इसमें आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले जो भी इसमें इस बहुपद में जो पद होगा उसकी घात सबसे न्यूनतम होगी, वो पहले होगा। तो इसमें सबसे एक जो है इसकी घात x⁴ यानी कि इसमें 0 है, इसलिए पहले आएगा, तो इसलिए 1। उसके बाद हम इसके बाद कौन आएगा देखेंगे, तो x² वाला ये पद, तो इस यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस 5x²। उसके बाद 3 आएगा, तो इसके बाद प्लस 4x⁵। उसी तरह से हमको लिखना है उसके बाद क्या है, तो ये प्लस 7x⁴। और उसी तरह से ये वाला बच रहा है, इसको हम लिख देंगे 7x⁵। यह इस बहुपद का यानी फर्स्ट वाले बहुपद का यह मानक रूप है आरोही क्रम में। उसी तरह से हम इसी बहुपद को अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे वो भी देख रहे हैं। अवरोही
क्रम, अवरोही क्रम। तो देखिए अवरोही क्रम मतलब होता है कि घटते हुए क्रम। तो हमने आपको बताया कि जो भी बहुपद होंगे उसमें जो चर होगा उस चर की घात को अवरोही क्रम में कह रहा है, तो यानी घटते क्रम में, यानी उस घात को हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो इसमें पहले होगा सबसे बड़ी घात वाला पद। तो इसमें हमको गुणांक से मतलब नहीं है, हमको बस चर की घात को देखना है, गुणांक कोई भी हो। तो इसलिए इसमें घात सबसे बड़े घात वाला ये है पद, तो इसको पहले हम लिखेंगे। उसके बाद है ये पद 7x के पावर 4 प्लस 7x के पावर 4। उसके बाद है प्लस 4x के पावर क्यूब प्लस 4x के पावर क्यूब। उसके बाद है माइनस 5x स्क्वायर। उसके बाद है प्लस 1। यह अवरोही क्रम में इस बहुपद का मानक रूप हो गया। तो जहां तक हम समझ रहे होंगे कि आपको बहुपद को मानक रूप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता दे रहे हैं कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो किसी बहुपद को उसमें जो चर की घात होती है उस चर की घात को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही उस बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो इसमें देखेंगे एग्जांपल ये थे, जो ये फर्स्ट वाला, इस बहुपद का जो घात है इधर उधर, इसके घात क्या था, वो पद जो है इधर उधर है। तो उसको हमको व्यवस्थित करना है किसी भी एक क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी घात वाला पद ये है। तो इस आरोही क्रम में इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। इसमें उसी तरह अवरोही क्रम मतलब इसका अर्थ होता है घटते हुए। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा पद ये है, सबसे बड़े घात वाला पद यह है, तो इसको पहले रखेंगे। उसके बाद इसे छोटा वाला छोटे घात का पद यह है, उसके बाद यह है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तब यह बहुपद का मानक रूप कहलाया गया। यानी जरूरी नहीं है कि हम आरोही में लिखें अवरोही में लिखें, आप किसी भी क्रम में लिख करके उनको मानक रूप बता सकते हैं। दोनों लिखना अनिवार्य नहीं है, बस एक ही बस बताया जाता है। हमने आपको दोनों को बता दिया। उसी तरह से इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थित करना है। सेकेंड वाला का देखेंगे आरोही क्रम है। देखिए इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा पद वाला, सबसे छोटे घात वाला पद ये एक है, इसको पहले रखेंगे। उसके बाद प्लस x है उसको रखेंगे, फिर सबसे उसके बाद घात वाला पद ये है -2x के पावर 2। उसके बाद ये बचा है तो इसको लिख देंगे। उसी तरह से अवरोही क्रम में भी घटते हुए घातों को घटते हुए क्रम में लिखना है। इसमें सबसे बड़ा घात वाला पद यह है तो -+6x³, इसको लिख देंगे 6x³। उसके बाद है -2x स्क्वायर, उसके बाद है +x, उसके बाद है +1। यही बहुपद का मानक रूप होता है। कोई भी एक क्रम में हम बता देंगे तो उस बहुपद का मानक रूप होता है। जहां तक हम समझ रहे हैं आप इसको समझ गए होंगे, पर नहीं समझ में आया हो तो आप उस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे, तो अब हम उसके आगे देखेंगे बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार में हमको पढ़ना है कि बहुपद के प्रकार कितने भागों में होगा। तो इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। बहुपद के पद के आधार पर, बहुपद के पद के आधार पर उसके बाद होता है इसमें बहुपद की घात के आधार पर। देखिए तो इसके बाद बहुपद के प्रकार में हमको दो तरह से बांट कर पढ़ना पड़ता है। इसमें बहुपद के पद के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पोलिनोमियल्स टर्म्स। और इसके बाद है बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के आधार पर हम इसको पढ़ते हैं। तो दो भागों में। तो ये पद के आधार पर आप लोग ये जो कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें इसके पद के आधार पर नहीं बताया है।
इसलिए हम इसको हम नहीं बताएंगे, और बहुपद की घात के आधार पर जो कोर्स में हम उसी को पढ़ेंगे, और बहुपद की घात के आधार पर इसको हमको पढ़ना है, तो हम उसी के बारे में बताएंगे। तो हम देख रहे हैं कि बहुपद के प्रकार। तो इसमें बहुपद को हमने बताया कि दो तरह से पढ़ेंगे, कि बहुपद के घात के आधार पर और बहुपद के पद के आधार पर। तो हमको पद वाला नहीं पढ़ना है, पद के आधार पर हमको घात के आधार पर पढ़ना है। तो हम देखेंगे कि इसमें बहुपद के घात के आधार पर निम्नलिखित उसके प्रकार होते हैं, जिसमें से ये पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात, ऐसे चतुर्घात, पंचघात, ऐसे चलता चला जाएगा। लेकिन कोर्स के तहत इतना ही है, तो हम इतना जानेंगे पहले कि ये सब क्या होता है। तो देखेंगे कि रैखिक बहुपद, फर्स्ट वाला है रैखिक। रैखिक मतलब जैसे आपको हम बता दें कि जैसे 3x + 1 है, यह एक प्रकार का रैखिक बहुपद है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हमको कैसे समझे कि वो रैखिक बहुपद है। तो हम बहुपद को देखेंगे और उसमें बहुपद की जो चर है उसको देखेंगे, अचर से हमको नहीं मतलब, इसमें पहले चर देखेंगे और चर की घात अगर एक हो तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। तो इसमें इस चर की घात क्या है 1, इसलिए यह रैखिक बहुपद। उसी तरह से 2x - 1, 2x - 1 या x + 2, 7x - 5, और उसी तरह से √y - 1, 3z + 1, 5y - √3। इसी तरह से तो देखेंगे कि इसमें सबका जो चर है x y z, इसमें चर की घात जो है 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद होगा। यह समझ गए होंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। इसका जो मानक रूप होता है ना, ये कभी कभी पूछता भी है पेपर में, तो इसका जो मानक रूप होता है ये ax + b का रूप का होता है। यह इसका मानक रूप है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म उसको बोलते हैं, और ये मानक रूप है। इसी के आधार पर हम बता रहे हैं। जैसे अभी हम आपको बताएंगे 3x + 1, इसमें जो a के स्थान पर क्या है 3 है और b के स्थान पर 1, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी मानक रूप बोला जाता है इस रैखिक बहुपद का। तो ये कभी कभी पेपर में पूछता है, तो इसको याद रखेंगे। उसी तरह से द्विघात बहुपद, तो नाम से ही पता चल जाएगा कि रैखिक थोड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन लीनियर से समझ में आता है। लीनियर होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी घात 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 7x² + 2x - 1, इसमें चर की सबसे अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात बहुपद कहलाएगा। उसी तरह से 8y² - 4y + 3, या भी इसमें भी y का जो सबसे अधिकतम घात है, चर की सबसे अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद। उसी तरह से √7z² + 5z - 2, यह भी एक प्रकार का द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें जो z चर है इसकी सबसे अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। उसके बाद हम देखेंगे त्रिघात बहुपद। तो पहले इसको भी द्विघात बहुपद का भी मानक रूप होता है। जैसे ax² + bx + c, इसी रूप का ये बन रहा था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जैसे 8y² - 5y + 2, इसी तरह का बन रहा है ना। जैसे इसमें x है तो इसमें वो चर y है, तो उससे चर बदल सकते हैं। और ये जो अचर है a b c, ये 8, 5 और 2 के रखा गया है। तो ये मानक रूप होता है इसका द्विघात बहुपद का, ये रैखिक बहुपद का, तो उसको भी हमको याद रखना है। तो वह हम समझ गए होंगे कि वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद, और वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात बहुपद। उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। तो इसका मानक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d, इस रूप का ये होता है। इस रूप का होता है, इसमें जैसे एग्जांपल समझ लें 3x³ + 4x² - 2x + 1। तो इसमें देख रहे हैं कि चर की जो सबसे अधिकतम घात है वो
3 है, तो इसलिए यह बहुपद कौन सा कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। उसी तरह से सब समझ गए होंगे, और उसको हम थोड़ा सा और एग्जांपल बता रहे हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है, और एग्जांपल की तरह से और बता रहे हैं। जैसे रैखिक बहुपद समझ गए होंगे, जिसकी घात चर की सबसे अधिकतम घात 1 हो वो रैखिक बहुपद, जिसमें चर की सबसे अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद, और जिसमें चर की सबसे अधिकतम घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद। उसके बाद आ रहे हैं, तो हमने आपको बताया कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। उसी तरह से चतुर्घात, पंचघात उसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, तो लेकिन हमको 3 ही पढ़ना है, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद तो चतुर्घात पंचघात आप बना भी सकते हैं। तो ये उसका पहला का रैखिक बहुपद का मानक रूप है, या द्विघात बहुपद का, या त्रिघात बहुपद का। तो हमको इसमें से बताना है कि द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और रैखिक बहुपद कौन कौन से हैं। देखिए यह भी बहुपद है, इसमें भी देखेंगे कि जो चर है उसकी सबसे अधिकतम घात 2 है। तो बहुत सारा डाउट होता है कि जो ये एक्स स्क्वायर है इधर है बीच में, तो हमको एक्स स्क्वायर कहीं भी रहे, मतलब कहीं भी रह सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी तरह -2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 के रूप का ही हो। मतलब जो एक्स स्क्वायर है वो पहले ही रहे, जरूरी नहीं है, वो कहीं भी रह सकता है, तीसरे स्थान पर भी रह सकता है, दूसरे स्थान पर भी रह सकता है। तो इसलिए हमको घबराना नहीं है, उसको देखना है, उसमें चर की घात को देखना है, और उस चर की घात के आधार पर हमको बहुपद के प्रकार को बताना है। और जो बहुपद की घात भी लिखी जाती है वो मानक रूप में दर्शाकर उसको बताया जाता है। और इसी तरह से देखेंगे इसमें कि जो जेड स्क्वायर है इधर है सबसे लास्ट में, जो ये जेड स्क्वायर है लास्ट में, तो इसमें जो जेड स्क्वायर है लास्ट में, लेकिन इसमें भी तो घात 2 ही है, तो यह भी कि कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद, यानी इस रूप का है यह। और यह देखेंगे कि 1 प्लस एक्स, इसमें देखेंगे कि ए तो है ही नहीं, लेकिन कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर 1 होता है, अर्थात जो 1 प्लस एक्स लिखा है यहाँ पर x के स्थान पर कुछ नहीं है तो उसके आगे 1 रहता है, यानी 1 प्लस 1 इंटू एक्स। तो यह भी पद इधर उधर है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, पद इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हमको बस घात पर ध्यान देना है, उस चर की घात कितनी है। तो इसमें भी 1 है, तो इसलिए इस बहुपद की घात 1 है, तो इसलिए यह रैखिक बहुपद। उसी तरह से यह भी है, -8 इधर है, तो उससे हमको नहीं मतलब है, वहां पर -1 है इसके एक के स्थान पर, तो इधर उधर पद हो सकते हैं, तो इसका भी घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद। इसमें भी देखेंगे जो x की वो लास्ट में है, तो लास्ट से हमको मतलब नहीं है, उसमें बस देखना है कि उस चर की सबसे अधिकतम घात क्या है, तो यह 3 है, तो इसलिए यह त्रिघात बहुपद। जहां तक हम समझ लेंगे, आप समझ गए होंगे कि बहुपद के प्रकार के आधार पर जो घात, बहुपद के प्रकार यानी बहुपद के घात के आधार पर जो बताया गया है आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे देखेंगे, तो अब हम देखेंगे बहुपद के मान और बहुपद के शून्यक में क्या डिफरेंस है, यानी अंतर जो होता है एक ही तरह का होता है, लेकिन इन शून्यक और मान में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल की सहायता से बता रहे हैं, जैसे अगर हम लिखे x प्लस 5 या x प्लस 7 लिख दे रहे हैं, और इसका हमको पूछ रहे हैं कि बहुपद का मान, तो और यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखें, तो इसका मान हो जाएगा 8 यानी 8। x के स्थान पर यदि 2 रखें तो इसका मान हो जाएगा 2 प्लस 7 इक्वल टू 9। इसी तरह से ये 1 प्लस 7 इक्वल टू 8 हुआ था, ठीक। तो उसी तरह से अगर हम x के स्थान पर अगर 3 रखें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 7 इक्वल टू 10। उसी तरह से तो यह जो हम देख रहे हैं कि कुछ अगर x के मान हम बदलते जा रहे हैं तो इसका कुछ मान प्राप्त हो रहा है, मतलब इस बहुपद में कुछ मान आ रहा है, जैसे 8, 9 और 10। उसी तरह से देखेंगे कि शून्यक में क्या होता है, उसी हम एग्जांपल कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर x के जो मान, x के स्थान पर अगर यदि हम -7 रख दें, तो अगर -7 रखेंगे तो ये -7 और +7 मिल करके 0 हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि
कि यहाँ पर जो अगर हम x बराबर -7 रख रहे हैं तो इसका मान 0 हो जा रहा है, और यहाँ पर 1 2 3 रख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि हम इस पे भी देख रहे हैं कि x बराबर -5 रख दे तो इसका मान 2 हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा। जैसे -5 + 7 = 2। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ x बराबर कुछ रख रहे हैं, 1 2 3 रख रहे हैं तो इसका कुछ मान प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर हम x बराबर यहाँ पर -7 रख दे रहे हैं तो उस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। तो इस शून्य जो x बराबर -7 इस बहुपद को शून्य कर देता है, वही इस बहुपद का शून्य कहलाता है। और जो यह x बराबर कुछ रखने पर मान आ रहा है तो वह उस बहुपद का मान कहलाता है। यानी जो x बराबर 1 पर 8 जो आया है यह बहुपद का मान कहलाएगा, और x बराबर -7 उस बहुपद में रखने पर उसको जब शून्य कर दे रहा है तो वह यह उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम एक एग्जांपल से बता रहे हैं। जैसे x + 3/2, यह सिंपल तरह से हम दे दे रहे हैं 4, या माइनस कर दे रहे हैं x - 2। तो इसमें हम यहाँ पर भी वही एग्जांपल लेंगे x - 2। तो इसमें हम देखें कि अगर एक रख रहे हैं इस x के स्थान पर यदि 1 रखें तो ये हो जा रहा है -1। यदि हम x के स्थान पर 2 रख दें तो यह हो जाएगा 2 - 2 = 0। तो हमको यही देखना है कि जो कुछ x बराबर कुछ रखने पर उस बहुपद का मान आ रहा है, मतलब 0 के अलावा कुछ आ रहा है, तो वह उस बहुपद का मान कहलाता है। यदि x बराबर हम कोई ऐसा मान रखे कि जो उस बहुपद को शून्य कर दे तो वह उस बहुपद का, यानी x बराबर 2 इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। यानी x - 2 का जो 2 है, x - 2 बहुपद का x बराबर 2 पर यह शून्य हो जा रहा है, इसलिए यह x बराबर 2 इस बहुपद का x - 2 का शून्य कहलाएगा। तो यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद फिर एक और एग्जांपल बता दे रहे हैं। जैसे 2x² - 1, इसमें भी देख रहे हैं क्या है। यदि हम x बराबर 1 रख दें तो देख रहे हैं कि 2x² - 1, यदि हम x बराबर 1 रखें, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 यानी कि हो जाएगा 1। ठीक, इसी तरह से यदि हम x बराबर 2 रखें तो इस 2 × 2 का स्क्वायर -1 यानी कि 7 आएगा। तो हम x का अगर मान रख रहे हैं x बराबर 1 2, तो इसका कुछ मान आ रहा है, यानी इस बहुपद का कुछ भी मान आ रहा है 0 के अलावे। तो 0 के अलावा कुछ मान आ रहा है तो वो इस बहुपद का यह मान कहलाता है। 0 जो आ रहा 0 के अलावा कुछ आएगा मान तो बहुपद का मान कहलाएगा। इसी बहुपद में यदि जो 2x² - 1 है, इसमें हम x के स्थान पर यदि अंडर रूट या 1/√2 रख दें तो इस देख रहे हैं कि इसका मान क्या रहता है 2 × 1/√2 का स्क्वायर -1। तो इस ये 2 तो 2 है ही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 - 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 - 1 = 0। तो हम देख रहे हैं कि x बराबर 2 3 कुछ मान रख रहे हैं तो उस बहुपद का 0 के अलावा कुछ मान तो आ रहा है, लेकिन x बराबर 1/√2 रख दे रहे हैं तो इस बहुपद को शून्य कर दे रहा है। तो इसलिए यह x बराबर 1/√2 इस बहुपद का यानी 2x² - 1 का शून्य होगा, और यह x बराबर 2 पर इस बहुपद के मान को प्रदर्शित कर रहा है, यानी इस 2x² x बराबर 1 पर 2x² - 1 का मान 1 है, तो इसका यह कुछ मान आ रहा है। तो जब 0 के अलावा कुछ मान आए तो उस बहुपद का मान कहलाता है,
और यदि कोई x का वह मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे तो वह उसका शून्य कहलाता है। अब उसके आगे देखेंगे तो हम आज बस इतना ही पढ़ेंगे। ये जो फर्स्ट पार्ट हम इसके पहले अपलोड कर दिए हैं और यह सेकेंड पार्ट था, तो इसमें हम बस फर्स्ट और सेकेंड में बस केवल थ्योरी यानी सिद्धांत का हम लोगों ने पढ़ा है, क्या क्या होता है इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है और इस चैप्टर में क्या क्या है उनको हमको पढ़ना है, उसके बारे में भी पढ़े हैं। उसके बाद अगले दिन उसके आगे हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और उस एक्सरसाइज को भी करेंगे। मतलब 2.1 इसमें है तो इसको हम इसका जो थ्योरी है उसका हम पढ़ेंगे थ्योरी को, और उसके 2.1 एक्सरसाइज का हम उसको हल भी करेंगे यहीं पर। उसके बाद अगले वाले इसी तरह से 2.2 भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, उसके बाद अगले दिन हम मिलेंगे फिर से।